कि अगर इनएजिक में 5 डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाए खुद से, खुद के 5 फ्रंट्स, और वो 5 फ्रंट को प्रॉपर हैंड होल्डिंग दी जाए। प्रॉपर हैंड होल्डिंग कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप काम कीजिए। और उनको पहले 4A लेके जाया जाए, फिर 6A लेके जाया जाए, फिर उनके साथ 6A 2 जाया जाए, -2 जाया जाए, -3 जाया जाए। तो 5 साल के बाद 21 लाख रुपए महीने पे पहुंचा जा सकता है। ये मैंने मेरा कैलकुलेशन था। और जरा आप थोड़ा सा अपना जो इमेजिनेशन पावर है आपका, आप थोड़ा सा सोचिएगा कि अगर 21 लाख रुपए प्रति महीने, वो भी एफर्टलेस। एफर्टलेस मीन्स काम तो करना पड़ेगा सर, जिंदगी में कुछ भी बिना काम के नहीं मिलता है। लेकिन उस समय काम क्या होगा आपका, कि लोग आपको बुलाएंगे बड़े बड़े सेमिनार्स में, और आप अपनी सिर्फ जर्नी शेयर करेंगे वहां पे जाके। आप अपनी स्टोरी शेयर करेंगे कि मैंने जब शुरुआत किया तो क्या संघर्ष मिला, क्या यस मिला, क्या नो मिला, लोग क्या बोलते थे। अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे। ये कोई बड़ा बड़ा काम है? नो। ये बहुत मजेदार काम है सर। तो एक तरफ एक, और आप महीने में 2-3 बड़े इवेंट में जा रहे हो, देश और विदेश में, क्योंकि कंपनी भी कई बार आपको विदेशों में बुलाएगी -3 होने के बाद। और -4 पे कमा रहे हो, -5 में, मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है। तो ये सोच के मैंने इनर्जिक स्टार्ट किया था। बट कहा जाता है ना कि आप जो सोचते हैं ठीक वैसा आपके जीवन में नहीं होता है। ठीक है, आज तक कोई ऐसा साइंस नहीं हुआ था। क्योंकि मैं बहुत गहराई से सक्सेसफुल लोगों को देखता हूँ। तो दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, कई बार तो ये बताते हैं कि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं हीरो बन जाऊंगा। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं सिंगर बनूंगा। ऐसा सुना है आपने? यस। लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं, हम सोचेंगे तभी बन पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, जो बनना होता है वो बन जाते हैं। ठीक है। तो 5 साल में मैंने सोचा था, नहीं हुआ। नहीं हुआ क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अस्वाभाविक सोच लिया था। थोड़ा सा ओवर एक्सपेक्टेशन रख लिया था, क्योंकि जानकारी नहीं थी। इंडिया में कोई उस समय ठीक से एक आधा शिक्षित था, और विदेशी लीडर्स को हम सिर्फ यूट्यूब पे सुन सकते थे, क्वेश्चन आंसर तो कर नहीं सकते थे। तो मेरा कहना है सर कि 5 साल की बजाय 7 साल लग जाए, 7 साल की बजाय 10 साल भी लग जाए, तो क्या बुरा है। और मेरे मन में एक सवाल और था कि चलेगा कि नहीं चलेगा। आप में से किसी के मन में भी कई बार ये सवाल आ सकता है कि यार मैं सही दिशा में हूं कि नहीं हूं। कई बार कंफ्यूजन आते हैं, सेल्फ डाउट आता है। तो मेरा ना उस सेल्फ डाउट को खत्म करने का एक ही तरीका मैंने जो सीखा है अभी तक, कि आपको ये सोच लेना चाहिए कि अल्टीमेट लॉस क्या हो सकता है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। हम में से सर बहुत सारे लोग जो जो यहाँ बैठे हैं, हमने 5 साल कॉलेज में दिया है, 5 साल नौकरी में दिया है ना, 5 साल किसी बिजनेस में दिया है। तो क्या 5 साल हम इनर्जी को नहीं दे सकते? बहुत ज्यादा होपफुल रहेंगे, लेकिन हम तैयार रहेंगे कि कोई बात नहीं, अगर फेलियर भी मिला तो कोई बात नहीं। क्योंकि सर इंसान होने के नाते ना हमारे पास रोड मैप्स क्लियर नहीं होते। अगर भगवान खड़े होके बता दें आपको, भगवान साक्षात प्रकट हो जाए और बोले बीपी पंत जी काम करो, 5 साल में 21 लाख महीना आएगा, तब आप पूरी ताकत लगा देंगे। लगाएंगे ना, अगर भगवान पे आस्था है तो। सर, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं करूंगा, लेकिन आज के दिन में बहुत सारे लोग ना भगवान को भी पहचान नहीं पाते हैं। हाँ सही बात। भगवान भी अगर सामने आ गया तो वो भी ये हो सकता है, तो भी वहां पे डाउट क्रिएट करेंगे, क्योंकि डाउट करना हमारी आदत में शुमार हो गया है। हाँ मतलब उसका भी प्रमाण मांगेंगे कि आप भगवान हो यस। भाई। ठीक है, सही बात है। अच्छा, तो जिस जो ताकत, अगर आपको भगवान पे आस्था है, अपन सब सबकी बात नहीं करें, हमारी आपकी आस्था तो है ना। तो हमारी आस्था है तो हम जितनी ताकत लगाएंगे भगवान के कहने पे या इशारे पे, क्या उतनी ताकत हम लगा रहे हैं इन्हें? ये सोचने की बात है। उस तरह जी। का विश्वास अगर आपके अंदर है, उस तरह का फेथ और बिलीव, आप उस विश्वास के साथ अगर आप 5 डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने के लिए निकलेंगे ना सर, 5 डिस्ट्रीब्यूटर, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि 5 डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना
कोई बहुत बड़ा काम है? 3 लाख रुपए का निवेश है। जी नहीं। 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाला 5 आदमी हमको ढूंढना है। और याद रखिएगा सर, स्वस्थ आदमी ढूंढना है, क्योंकि स्वस्थ आदमी ही अच्छा बिजनेस करेगा ना। अब वो 5 लाने में सर, हम भगवान तो है नहीं कि 5 के माथे पे लिखा है कि ये अच्छा निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, 10-20 ढूंढेंगे। और इसको ढूंढने में सर, 10-20 डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने में कितना वक्त लगना चाहिए मैक्सिमम? मैक्सिमम 6 महीना सर। और कोई बताएगा? 21 लाख रुपए महीना पे हम लोग चले जाएं और वहां पे खाली सेमिनार में जाके अपनी कहानी सुनाने का काम रह जाए, तो जिंदगी कितनी हसीन हो सकती है। मजा आएगा ना? सही बात है सर। और मेरे हिसाब से तो जब तक नहीं मिलेगा, जब तक ढूंढते रहेंगे इतने के लिए तो। तो वही, प्रज्ञेश भाई। सर 5 साल भी लग जाए तो क्या महीना सर बहुत बड़ी चीज होती है। यही मैं बता रहा हूँ। सर आप मार्केट में जाइए, किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट महीना निकालेंगे ना आप पागल हो जाएंगे सर। आप जीना ही आपका बेकार हो जाएगा। ना शादी ब्याह में जा पाएंगे, ना बर्थडे एंजॉय कर पाएंगे, ना फैमिली के साथ रह पाएंगे सर। सही तो बात है। 5 साल में भी हर साल एक एक बंदा भी मिला ना, तो 5 6 साल से आपका बल्ले बल्ले है सर। और मैं आपको बता दूं सर कि आप जिस ईमानदारी से नौकरी करते हैं, जिस ईमानदारी से बिजनेस करते हैं, जिस ईमानदारी से आप अपनी दुकान चलाते हैं या कोई संगठन चलाते हैं, कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन करते हैं, अगर आप उस ईमानदारी से कैंगन को करेंगे। देखिए, मैंने ये देखा है सर कि जो लोगों ने कैंगन को यहाँ पे ले लिया ना, उनका काम होने लगता है। और जिन्होंने यहाँ पे लिया है, उनका काम नहीं होता है। जिस दिन कैंगन आपके दिल ये में, डिस ये डिस्कस करता है, ये डिसीजन लेता है। हाँ, तो यहां से जब आप ले लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिक लोगों को लगेगा कि यार इसके साथ जुड़ जाना चाहिए, ये बंदा कुछ करेगा। अभी देखिए, जमशेदपुर में मेरी एक छोटी सी टीम है, कई टीम है जमशेदपुर में। उसमें से ढूंढते ढूंढते मुझे एक आदमी मिले, मनोज जी और नित्यानंद जी, ठीक है, जिन्होंने अभी छोटे लेवल पे हैं, दोनों फोरे हैं अभी, और डिसीजन ले लिया सर कि ऑफिस खोलना है मुझे। मनोज भाई, कितने का खर्चा आएगा महीने का, अगर ऑफिस का? लमसम 35,000 40 40,000 के आसपास आ जाएगा सर। 35-40 हजार रुपए सर महीने का खर्चा आएगा। नित्यानंद जी का नाम लिया और वीडियो ऑन कर लिया सर ने। हाँ हाँ, तो इधर पूछने इधर। वाले कुछ, हाँ, ये देखो नीचे। तो कहने का मतलब ये है सर कि जिस जिस ईमानदारी से हम जॉब करते हैं, एक जॉब पाने के लिए, एक दूसरे धंधे में, दूसरे प्रोफेशन में, ऐसे हैं ना लोग, महीने का बहुत सारे लोग हैं। आजकल जॉब में भी 21 लाख रुपए मिलता है, बट उनकी क्वालिफिकेशन लेने के लिए उन्होंने कितना बड़ा खर्चा किया है। और वो लाखों में नहीं सर, करोड़ों में एक है वो। सबको नहीं सच्चाई मिलेगा। तो ये सच्चाई तो ये है सर कि उनके अकॉर्डिंगली अपनी कंपैरिजन करके देखे तो कोई 21,000 रुपये नहीं देगा हमारे काम को देख सही करके। बात है। हम 21, अगर ये कंपनी फ्रेंचाइजी देती ना, तो हमको आपको तो देती ही नहीं। सही बता रहा हूँ। किसी को, हमारे जितने लोग बैठे ना, किसी को ये फ्रेंचाइजी नहीं देती कंपनी, अगर ये ट्रेडिशनल तरीके से होता। और अगर मान लो फ्रेंचाइजी भी छोड़ दो, कंपनी खुद बेच रही होती, तो हम में से किसी को शायद एम्प्लॉय नहीं रखती। पंच साहब का नंबर शायद लग जाता, बट हमारा तो नहीं लगने वाला था, क्योंकि ये मेडिकल बैकग्राउंड से थे, तो कुछ पैरवी उर्वी लगा के इनको नौकरी मिल जाती। हम में से तो नहीं मिलने वाला था। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंकली। मैं देखो उसकी, तब क्या होता ना, तब हमारी अप्रोच दूसरे किस्म की होती। नहीं, मान लो हमको नौकरी, कंपनी नौकर रखती, ठीक है, सेल्स पर्सन रखती, और पढ़े लिखे लोगों को रखती, क्योंकि भाई डॉक्टर्स को बेचना है, जाओ मेडिकल डिवाइस बेचो। तो सर मेरी क्वालिफिकेशन पे रखती कंपनी? नहीं। नहीं रखती सर। ठीक हाँ, है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है जो हम होती सब है। लोग फुलफिल नहीं कर पाते। और उसके बाद क्या होता है सर, रख भी लेती ना, तो उसके बाद बोलते कि 6 महीने अपने सीनियर के साथ पीछे पीछे घूमो। यहाँ हम लोग गलती क्या कर रहे हैं ना, पहले दिन मशीन ले रहे हैं, दूसरे दिन निकल जा रहे हैं मशीन में। फिर वहां पे जो सेकंड पार्ट आता है ना सर, किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वहां पे आता है ट्रेनिंग का पार्ट। ट्रेनिंग का पार्ट। और वो ट्रेनिंग का पार्ट हमारे यहाँ पे एक्चुअली मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। नहीं, हम मिसिंग कभी भी
मिसिंग अब नहीं है पंत साहब, आपकी टीम की बात बता रहा हूँ। अनुज गुप्ता जी आपकी टीम में है? जी जी जी। कब जुड़े हैं? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, होली के दिन उनकी और अब मशीन वो मेरे से पहुंची है। क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर इसका जवाब क्या दूं, उसका जवाब क्या दूं, मेरे को वीडियोस भेज रहे हैं। तो आप उनको उनको कुछ दिनों तक रोको ना, कि आप ज्यादा मत अभी जाओ। जी जी जी। ठीक है, जाओ तो ठीक है, मेरे साथ जाओ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो कुछ तो ट्रेनिंग करना करना जरूरी है ना सर। मस्त है सर, बिल्कुल सही कर रहे हो हम आप, सीधा बिल्कुल किसी सही। को ला रहे हैं, 2 दिन पानी पिया, एक्साइटेड हो गया, चल दिया मार्केट में। चाहे वो बहुत बड़े विद्वान हैं, अपने जानकार हैं अपनी दुनिया के, कैंगन में तो जीरो है ना सर अभी वो। बिल्कुल सही बात है। तो कितने भी पढ़े लिखे लोग, कितने भी होशियार लोग, आईएएस आईपीएस अधिकारी भी यहाँ पे आ जाएगा ना सर, उसको भी कुछ दिन स्टूडेंट बन के रहना पड़ेगा कुछ कैंगन में। दिन सीखना ही पड़ेगा। हाँ। ये तो है। जो लोग का लर्निंग एटीट्यूड नहीं है वो फेल हो जाए। तो प्लीज जिनको आप डायरेक्ट लाइए, जिम्मेदारी के साथ लाइए, मेरा ये कहना है सर। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है सर, सही है। सब लोग। तो फिर से आते हैं, मैं एक विजुअलाइजेशन प्रोसेस में था सर। सर, मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से बिलोंग करता था। तो पहले ट्रांसपोर्ट में क्या होता था कि एक ड्राइवर अगर किसी खलासी को रखता था तो साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल अपने साथ रखता था। हम्म, तब जाकर उसको स्टेयरिंग पकड़ाता था हम्म, और वो गाड़ी सही चलाता था। उस हम्म, खलासी बनने के दरमियान में वो सारा टेक्निकल चीज भी सीख लेता था, हम्म, कहाँ क्या समस्या आ रही है। और अभी क्या होता है कि खलासी कहता है हम तभी अब साथ रहेंगे जब आप हमको ड्राइविंग सिखाइएगा। अब परिणाम क्या हो रहा है, एक्सीडेंट ज्यादा हो रहा है। तो अभी इस वाक्य से हमको ये लगा कि सबसे पहले ट्रेनिंग मस्ट है, हम्म, क्योंकि उसमें बहुत कुछ उतार चढ़ाव हो जाता है, आदमी सीखता है। उसके बाद जब ड्राइविंग सीट पर चढ़ता है तो फिर गाड़ी अपना मंजिल तक पहुंच जाता है। सही बात है। तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सही में सर महीने पे जाना चाहते हैं तो हमें ट्रेन फौज खड़ी करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल आपकी करनी टीम पड़ेगी में सर। कोई आ रहा है सर, तो आज तो हमारे पास बीबी कोर्स है, जी। काम आसान कर सकता है। तो पहले तो बीबी कोर्स कराओ। ठीक है। और पहले ही बता दो कि शुरुआत के आपके 10 डेमो मैं करूंगा, आप देखेंगे कि कैसे मैं बातचीत करता हूँ, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करता हूँ, आप देखेंगे। और उनके 1-2 क्लोजिंग आपने करवा दिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसी प्रोसेस पे वो फॉर्म भरना सीख जाएंगे, उसी प्रोसेस पे वो कंपनी को ईमेल करना सीख जाएंगे कि किधर मेल करना है। सर मैं ये बोलना चाहता था कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे ना सर, सबसे पहले तो हम वी आर लकी और हमने कुछ अच्छे कर्म किए सर, इसीलिए हमें कैंगन समझ में आया है, पहली बात। उसके बाद और अच्छे कर्म किए हैं कि हमने सुदेश मलिक की टीम में ज्वाइन किया है, आपकी टीम में ज्वाइन किया है। उससे बाद और भी वो लकी लोग हैं जो सुबह मीटिंग में आ रहे हैं सर। बिल्कुल। तो ये आप लकी हो, भगवान का ब्लेसिंग है, आप सुबह सुबह मीटिंग में आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा ना वही टिकेगा, और जो टिकेगा ना वही। थैंक यू सर। सही बात। तो मैं आपको बता दूं सर, एक डेटा मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का मेरे प्रेजेंटेशन में देखा भी होगा प्रेमपाल जी, कि इस दुनिया में ना, इंडिया की खासकर बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट था कि 10 लाख से ऊपर कमाने वाले काउंटेबल लोग हैं इंडिया में। काउंट कर सकते हो आप, जो हर महीने 10 लाख रुपए कमाते हैं। तो अगर हम 21 लाख, 50 लाख, 10 लाख की बात सोचते हैं, तो हमें अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्या हम डिजर्व करते हैं? अगर आप डिजर्व कर रहे होते सर तो आप गूगल के सीईओ होते। जब बहुत सारी कंपनियां हैं, मेरे को नाम ज्यादा याद नहीं रहता, पता नहीं, सॉफ्टवेयर की बहुत सारी आजकल कंपनियां हैं, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो 1 आधा करोड़ का पैकेज देती हैं साल का। लेकिन क्या हम डिजर्व करते हैं? नहीं करते। यहाँ पे संभावना है। क्यों संभावना है सर? क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले दिन से लेवरेजिंग स्टार्ट हो जाता है, डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। जो बिजनेस की दुनिया में होता है, बड़ा बड़ा जोखिम लेके, वो बिना बड़े जोखिम के आपको ये मौका मिल रहा है कि आप डुप्लीकेशन के सिद्धांत का, लिवरेजिंग के सिद्धांत का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। लेकिन सीखना तो पड़ेगा ना सर। हम अच्छी कॉपी बनेंगे तभी तो हमारा फोटो स्टेट भी अच्छा आएगा। हम खुद ही धुंधले हैं अभी, हमारी नॉलेज खुद ही अच्छी नहीं है, तो हमारा डुप्लीकेट कैसा बनेगा? और यही हो रहा है ज्यादातर टीम्स। तो प्लीज, मेरा कहने का मतलब है पे जाने के लिए समय जो लगे वो प्रभु की मर्जी है, हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, कुछ अच्छा हो जाए मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन सही एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। ठीक है। और मैं ये आप लोगों से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप सुबह आते हैं। पहला तो आपने
साबित कर दिया है कि आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ, तो करना चाहते हैं तो दिन रात अपने आप को, एक प्रोफेशन में आप हैं, एक कंपनी के साथ आप जुड़े हैं, एक प्रोडक्ट है आपके पास, एक प्रोडक्ट है आपके पास, एक सिस्टम है आपके पास, उस सिस्टम को गहराई से समझिए। कुछ किताबें पढ़नी पड़े तो पढ़िए, जानकारी को बढ़ाते जाइए, जानकारी को बढ़ाते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप जिससे मिलेंगे वो आएगा आपके साथ। अब फिर आता हूं सर, थोड़ा सा मैं लेके चल रहा हूँ कि 5 लोग हमको ढूंढने हैं जो -3 जाएंगे। पॉसिबल होगा सर? अभी तक जो मेरा प्लान का कैलकुलेशन है, कम से कम 5। तो प्रेमपाल जी ने कहा कि 1 साल लगेगा, रिग्नेश भाई ने कहा 5 साल भी लगेगा, तो क्या दिक्कत? एग्री? तो फिर हड़बड़ी किस बात की है सर? हम क्यों किसी को जल्दी जल्दी प्लान दिखा के भागना चाहते हैं? हम दिन में 3 डेमो क्यों करना चाहते हैं? प्रेमपाल जी, इससे अच्छा ना कि एक डेमो एक दिन में करें और एक आदमी को अंदर कर लें। 5 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। मैंने सर ऑब्जर्व किया है अपनी टीम में भी और दूसरी टीम में भी कि एक गलती हमसे हो रही है कि हम इसको ना 2 रुपए का पेन की तरह चाह रहे हैं कि बिक जाए। भाई, 3 लाख रुपए का अमाउंट है बॉस, 3 लाख रुपए की चीज। मेरे को भी 15 दिन लगा था सर। कलकत्ता गया, देख के आया, फिर सोच रहा था लगाऊं नहीं लगाऊं, डर भी लग रहा था। फिर सोचा 3 लोग मिलके लगा लेते हैं। मनोज भाई, आपको कितना टाइम लगा था पैसा देने में? 1.5 लाख? 1.5 लाख दिया था डरते डरते इन्होंने। मुझे लगभग 1 मंथ लग गया था सर। 1 मंथ लग गया था। अजीत सर, आपको कितना टाइम लगा था अपना 3 लाख, 3.25 लाख देने में? 10-12 दिन लगा था सर। 12 दिन सर को भी लगा था, जबकि पैसा का कोई कमी नहीं है, अकाउंट में पैसा सड़ रहा होता है तब भी। ठीक है, पैसा हमेशा सड़ता है इनके अकाउंट में, तो भी 10-15 दिन लगा था। ठीक है। आपको आपको नित्यानंद जी? 1 महीना से ज्यादा लगा था सर, लोन लेना पड़ा था। हम्म। ठीक है, और ये भी जानते हैं, जिन्होंने बताया इनके साड़ू भाई हैं, फिर भी मेरे से कंफर्म करने पटना आए थे, क्योंकि हमको पहले से ये जानते थे। तो ये बात थोड़ा सा सिंपैथी के साथ समझना पड़ेगा सर। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तुरंत डिसीजन ले ले, तुरंत डिसीजन ले ले। एक्चुअली क्या है, जब हमें थोड़ा सा ज्ञान हो गया है ना सर कैंगन का, तो हम एलोपैथी डॉक्टर बन गए। हम्म। जबकि ये नेचुरोपैथी का काम है, होम्योपैथी का काम है। हम्म। एलोपैथी में तुरंत हमें डेमो चाहिए, तुरंत हमें रिजल्ट चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए। हम्म। और नेचुरोपैथी में बिल्कुल धीरे धीरे ग्रोइंग करेंगे तो बहुत लंबा चलेगा वो बंदा। सही ऐसा बात, मेरा मानना है। सही बात। सर मेरा मानना है कि हाँ। आदमी, आप चाहे तो इंस्टेंट इनकम ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को उतना तैयारी करना पड़ेगा, हम्म। हम्म। जो हम करते नहीं है और उम्मीद रख लेते हैं। सही बात है। तो अब क्या है, मैं थोड़ा सा एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लाख महीने पे जाना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि हजारों सेल रोज का होना चाहिए। जी। तो हजारों सेल हम अकेले कर सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो हमें लिवरेजिंग टूल्स को यूज करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल आप रोज एक दो डेमो करते जाएंगे, तो लिवरेजिंग का सिद्धांत काम करता है। लेकिन थोड़ा और स्मार्ट वर्क आप चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं, तो आपको ग्रुप डेमो और सेमिनार्स और इवेंट्स करना चाहिए। यस। और थोड़ा एक्चुअली सर फास्ट चाहते हैं। हम लोग ना अनयूजुअल काम कर रहे हैं। हाँ। तो अनयूजुअल काम करेंगे तो उसके रिजल्ट भी कुछ अनयूजुअल तरीके से ही आएंगे, उसमें सर्टेन टाइम लगेगा। और हाँ, इसीलिए किसी भी आदमी को डिसीजन लेने में कुछ समय तो लगता है लगने देना ना। चाहिए। बहुत लगने दे, सही। बिल्कुल ये स्वाभाविक है सर। हम्म, ये आम आम चीज नहीं है, तो सही इसीलिए बात, जब ये खास चीज है तो खास समय तो लगेगा। बिल्कुल। फिर एक समय आता है सर, जब आपको इसकी वैल्यू समझ में आ जाती है, बिजनेस समझ में आ जाता है, तो आप दूसरी मशीन लेने में तुरंत नहीं सोचते। आज अजीत सर ने बाद में अनेस्पा भी ले लिया, दूसरा मशीन भी ले लिया। उसमें टाइम नहीं लगाया, 2 मिनट में। उसके लिए कोई कन्विंस भी नहीं करना पड़ा। ये पहली बार तो 10 दिन लगा था ना। फिर तो रोकना पड़ता है हमें, अरे अभी मत लगाओ सर, इस रैंक पे लगाना, रोकना पड़ता है और सर फिर। सबसे बड़ी चीज यह है कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने दूसरी मशीनें खरीदी ना, पहली मशीन के लिए भले ही उन्होंने लोन लिया हो, हम्म, लेकिन दूसरी मशीन खरीदने के लिए कोई पैसा कहीं से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। वो कहाँ से आया, क्या आया, वो कुछ पता नहीं है। सही आया बात, लेकिन बन गई सही बात ना। है। तो हम जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, हम अपनी स्टोरी से ही बहुत अच्छा
कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें क्या व्यवहार करना चाहिए लोगों से। तो आज वो माहौल बन गया है कि हम सेमिनार्स कर सकते हैं। जब आप सेमिनार में डेमो दिखाते हैं ना, तो लोगों को फैसला लेने में मदद मिलती है। ठीक है, ग्रुप डेमोस करेंगे तो उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी रहा सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर, इन चीजों में पढ़ना नहीं है सर। जिसको बात समझ में आएगी, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होगी, वही कैंगन पानी पिएगा। ये बात आप दिमाग में सेट कर लीजिए। वरना बहुत पैसे वाले लोग भी बेचारे गटर का पानी पी रहे हैं, क्या कर सकते हैं। और उसी में मस्त है सर, हाँ, उसमें मस्त है। और बड़े प्राउडली कहते हैं कि क्या है, हम तो जो है पानी पी रहे हैं, जी रहे हैं, है ना। अभी 2-3 दिन पहले की बात है सर, हम एक के पास गए थे, उनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था। अच्छा पैसे वाले हैं, बढ़िया, वो चलाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वो अपना कोचिंग वगैरह चलाते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। तो मतलब ना लिटरली जिनके साथ गया था, उन्होंने हमें सुनने से भी मना कर दिया। बोले जी नहीं, मैं अपना आरओ के पानी से मस्त हूँ और डॉक्टर मेरे सेट है, मैं जाता हूँ साल में एक बार डॉक्टर से मिलता हूँ, जो दवाई देता है वो खाता हूँ और बिल्कुल टनाटन हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मुझे कुछ सुनना भी नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। बिल्कुल। तो क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लोगों का तो कुछ किया नहीं जा सकता है ना। कि कोई कुछ नहीं है। तरीका है, कोई कोई इसका आंसर देना चाहेगा कि क्या किया जा सकता है ऐसे लोगों का? तो कुछ बताइए। सर ऐसे लोगों प्रभु का के एक ही काम किया जा सकता है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, उनका भला करे। लेकिन एक चीज और है सर, हमें अपना कर्म करते रहना है। हम उसको कुछ ना कुछ फिर भी वैल्यू एडिशन के लिए देते रहेंगे, मिलते रहेंगे। जब भी वो मिलेगा तो हम उसको वैसे ही मिलेंगे जैसे हम उससे पहले मिलते थे। हाँ, हमारे दिमाग में कहीं सर पे वो चीज नहीं आनी है। इसमें एक और ऐड करना चाहूंगा सर, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है पहले तो, क्योंकि कब किसका मूड बदल जाए पता नहीं, कब यस, किस पर भगवान का ब्लेसिंग मिल जाए पता नहीं, कब किसी को कहां से पैसा आ जाए पता नहीं। सही तो बात। छोड़ना नहीं है, बस दैट्स इट। सही बात। जी सर, सर ऐसे आदमी के साथ मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। बस आप बैठ के बात करो सर, जस्ट टॉक टू देम। फिर कुछ देर बाद ना सर अपना डेमो कर सकते हैं सर। पहले तो वो बहुत डिफेंसिव, ऐसे मेरे पास साथ भी हुआ था। तो वो ग्लास सर डेमो किट खोलने ही नहीं दिया। बट व्हाट आई देन आई थॉट, यहीं पे बैठ के जो मैंने सीखा था, जस्ट टॉक टू देम कि ये कनेक्शन बनाओ। सर कनेक्शन बनाते बनाते सर पूरा डेमो देख लिया, और जाते वक्त बहुत खुश भी हुआ सर बहुत कि सही पर वो। जवाब। बहुत सही जी जवाब। सर। जी सर। आपको मैं एक बात, आप लोगों को डॉक्टर स्थिति ने बहुत अच्छा याद करवा दिया। ऐसा होता क्यों है पंत साहब? इस पे सोचने की जरूरत है कि आखिर वो भी इंसान है। लेगा नहीं लेगा बात की बात, सुनना क्यों नहीं चाह रहा है? मैं बताऊं आपको, कोई क्यों नहीं सुनना चाहता है। जब प्रॉपर अपॉइंटमेंट उससे नहीं लिया जाता है। और मान लो पंत साहब आपका कोई रिलेटिव है, और आप अभी कुछ नहीं जानते हो, कहेंगे खाली मशीन खरीदा है आपने, और आप मेरे को लेके चले गए कि बहुत बड़े एक्सपर्ट आ रहे हैं, उनसे सुनो। तो मेरा रेपो तो वहां बिल्ड हुआ ही नहीं है। उसको तो लग रहा है कि मैं एक सेल्समैन हूँ। तो प्रॉपर तरीके से अपॉइंटमेंट नहीं लेने से इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है। वरना है तो इंसान ना सर, क्यों नहीं सुनेगा? अच्छा, नहीं सुनेगा ना, तो एक तरीका और हो सकता है, हम लोग एक वीडियो देख के आ जाए कि सर चलो सुन नहीं रहे हो तो एक वीडियो देख लेना सर, खाली समय होता है ना कभी कभी। बोलेगा नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिजी रहता हूँ। तो बोला सर तब चिंता की बात है। अगर अपने लिए भी वक्त नहीं है तो सोचने की जरूरत है। कुछ बोल के ऐसा डायलॉग मार के वीडियो चिपका देना है। कुछ रास्ता निकालना है कि वो देख ले। ठीक है। और हो यस सर। सकता है कि बाद में वो कन्वर्ट भी हो जाए। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। कल हम लोगों ने 3 हैबिट्स के बारे में जाना था। 3 हैबिट क्या क्या थे? बी प्रोएक्टिव, किसी भी परिस्थिति में सही रिस्पॉन्स करना। सेकंड था बिगिन विद द एंड इन माइंड, मतलब लाइफ में जो भी काम करो तो अंत को पहले डिसाइड कर लो कहाँ जाना है, उसके बाद स्टार्ट करो जर्नी। और थर्ड था प्रायोरिटीज के बारे में कि पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हमेशा लाइफ में प्रायोरिटी वाला काम कीजिए, और जो गैर जरूरी काम है उनको डिले करिए, डेलीगेट कीजिए, नो बोल दीजिए। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए जो गैर जरूरी काम है। ठीक है सर। अब चौथा हैबिट है, जो दुनिया के महानतम लोग, सफलतम लोगों की जो आदत है, चौथी आदत, वो है थिंक विन विन।
दुनिया में सर कहा जाता है ना कि अगर कुछ बड़ा काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आपको चाहिए, तो आपको एक टीम टीम बनाना ही पड़ेगा। और जब आप कोई टीम बनाते हैं, तो आप सिर्फ अपने फायदे की बात सोचेंगे ना, तो आपकी टीम आगे नहीं जाएगी। इसलिए इस आदत को कहा जाता है द हैबिट ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। मतलब आपका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो। ये हाईली इफेक्टिव लोग जो होते हैं, जो अति प्रभावकारी लोग हैं, अति प्रभावशाली लोग हैं दुनिया में, उनके अंदर ये गुण पाया गया है कि वो सबके लिए जीतने की प्लानिंग करते हैं, कि भाई तुम भी जीतो, मैं भी जीतूं। और जो मीडियोकर या फेलियर लोग हैं, या एवरेज लोग हैं दुनिया में, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मैं जीत जाऊं, दुनिया का जो हो जाए, मैं जीत मुझे जीतना चाहिए। तो ये उन्होंने 3,000 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों को वर्ल्ड में, उस समय 40 साल 50 साल पहले 3,000 लोगों के ऊपर एक सर्वे किया था, जो मोस्ट सक्सेसफुल पीपल थे उस दुनिया के, उस समय के। और उनमें ये गुण पाया था कि उनके अंदर ये सोच होती है अंदर में कि तुम भी जीतो, मैं भी जीतूं। ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ कार्यक्रम वो बनाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा और समझते हैं। थिंक विन विन क्या होता है इनकी नजर में। थिंक विन विन, विन विन मीन्स सीकिंग सॉल्यूशन दैट अलाउज एवरी वन टू विन। कुछ ऐसा सॉल्यूशंस, कुछ ऐसा समाधान निकालना है हमको, जो ये अलाउ करे कि आप भी जीते और मैं भी जीतूं। जैसे अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पे, कि इस तरह के लोगों को क्या, कैसे क्या किया जा सकता है, क्योंकि हम सब मिलके ना सर एक बहुत बड़ा थिंक टैंक बन सकते हैं। क्यों? आप पंत साहब, कोई सोल्यूशन मुझे आपसे मिल सकता है, कोई सोल्यूशन मुझे आपको मुझसे मिल सकता है, कुछ नया प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत, जब सामूहिक तौर से हम कोई काम करते हैं ना, तो तभी हम समूह में रह सकते हैं, जब हम एक दूसरे का भला चाहें। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे ना कि मेरा सिर्फ फायदा हो जाए, तो हम ज्यादा दिनों तक संगठित नहीं रह पाएंगे। तो एक बिल्कुल ये सर। हो गया। दूसरा इन्होंने बताया है विन विन के बारे में, सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स आर बिल्ट ऑन अ विन विन फाउंडेशन। दुनिया में जितने भी सफलता पूर्वक जो संबंध चले हैं, उनके फाउंडेशन में ये बात होती है कि दोनों के जीतने की संभावना होती है। अगर किसी एक पक्ष के जीतने की संभावना रहेगी, तो वो रिलेशनशिप ज्यादा देर तक नहीं नहीं चलता चल है। पाएगा। इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सी बात है। थिंक विन विन, हमें सोचना पड़ेगा कि सब लोग जीते, आप भी जीतो, मैं भी जीतूं। क्यों ऐसा कहा गया है? अ विन विन कैरेक्टर कंसिस्ट ऑफ 3 ट्रेट्स। ये जो चरित्र होता है ना लोगों का, जो भी सफलतम लोग हैं, कि भाई आप भी जीतो, मैं भी जीतो, उनके अंदर 3 विशेष बात गुण पाए गए हैं। पहला तो ये है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मैं जो समझता हूं, ऑनेस्टी से भी आगे का वर्ड है। ठीक है, मतलब आप अंदर और बाहर एक हो। क्यों पंत साहब? इंटीग्रिटी मतलब अंदर और बाहर एक हो। मतलब आप दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए, आप जो बोलते हैं वो जीते हैं। ऐसे लोग हैं दुनिया में, जो वो कहते हैं वही, उसी को जीते भी हैं। इसी को इंटीग्रिटी जी, कहा जो जाता है। जो अंदर से होते हैं वही बाहर से भी होते और एक दूसरी बात होती है मैच्योरिटी, कि ऐसे लोग जो होते हैं, जो विन विन सोच पाते हैं ना, वो मैच्योर्ड लोग होते हैं। इमेच्योर लोगों से ये उम्मीद नहीं रख सकते। और थर्ड होता है सर अबंडेंस मेंटेलिटी। अबंडेंस मेंटेलिटी, देखो जो विन विन सोचते हैं ना, ये तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको लगता है कि दुनिया में सब कुछ भरपूर है, आपके लिए भी है, मेरे के लिए भी है, सबके लिए है इस दुनिया में। तो हम क्यों मारामारी करें? इस दुनिया में सर आज तक भोजन सबके लिए है ना, भगवान की कृपा से। हैं। बिल्कुल है सर, और तो आगे फिर, भी होगा। हाँ, तो हम बिना मतलब का इकट्ठा करने में क्यों लगे? कोई जानवर इकट्ठा नहीं कर रहा, कोई पेड़ पौधा इकट्ठा नहीं कर रहा, मनुष्यों को छोड़ के कोई इकट्ठा नहीं कर रहा। क्योंकि हम डरे हुए हैं, कल नहीं मिला तो, कल कोरोना आ गया तो। भाई कोरोना तो जानवरों के लिए भी आया, लेकिन वो फिर भी नहीं डरे हुए हैं बेचारे। अच्छा सर, जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं और हमारे पास टिकट है, हम्म, और हमें ये भी पता है कि हमारा प्लेन भी खड़ा हुआ है, हम्म, तो वहां पर तो हम भगदड़ नहीं मचाते। हम्म।
कई लोग बिकॉज तो ऑलरेडी हमारे पास टिकट भी है, कंफर्म भी है, सीट भी मिल जाएगी हमें। हाँ तो ऐसे ही हमारे भी तो कोटे का यहाँ पर कुछ ना कुछ रखा होगा ना सर, और ये अवेयरनेस आ जाए हाँ, तो फिर भगदड़ कहाँ रहेगी, फिर तो अपने अंदर की नि- इंसानियत को, लीडरशिप को जगाए। बिल्कुल निश्चिंतता से काम करेंगे, ये होना चाहिए। पर आजकल ना हवाई जहाज में भी मारा मारी लोग करने लगे हैं, लगता है कि सीट कोई लूट लेगा। ऐसा करते हैं लोग, स्वभाव स्वभाव हो गया है। वो पहली यस पहली सर। बार जाते हैं तो शायद आई थिंक। नहीं नहीं, पहली बार नहीं, आप देखो थोड़ा सा जाके। इकोनॉमी क्लास की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस क्लास में भी नहीं चलता हूँ। इकोनॉमी क्लास में तो मारा मारी करने में लोग लगे हुए हैं। कई तो लाइन में आगे निकल जाएंगे आपसे जानबूझ के, थोड़ा सा पता नहीं कहाँ जाना है। मैं पूछ भी देता हूँ कि भाई साहब, हवाई जहाज आपको छोड़ के नहीं जाएगी, घबराइए नहीं, और मुझे भी छोड़ के नहीं जाएगी। तो है। बट ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आदमी का सीट रिजर्व हो तो थोड़ी निश्चिंतता रहती है कि यार मेरा सीट कोई नहीं लेने वाला है। तो वैसे ही अगर हम थोड़े से भी आध्यात्म को लेके चलें, तो एक बात तो समझ में आता है सर कि सबको भगवान ने दाना पानी सबके लिए बना रखा है। आपके लिए भी एक अच्छी टीम बनी हुई है। एक अभी हमारी टीम में गणेश व्यास जी हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, बट सुबह नहीं आते हैं वो। तो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि आपको 14 शिक्षे मिल जाएंगे ना, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, तो आपका डेस्त्री हो जाएगा। और वो 14 लोग पैदल ले चुके हैं, आप ये जान लो। 14 के 14 लोग पैदल ले चुके हैं। आपको डेमो करते 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 उन तक पहुंच जाना है। जिस दिन पहुंच जी जाओगे वो ज्वाइन करेगा और आपको डेस्त्री बना देगा। क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि ये 125 करोड़ में कौन सा 14 है मेरा। बिल्कुल सत्य बात है सर। बस इतनी ही दिक्कत है। तो उनकी बात बड़ी अच्छी लगी मुझे कि आपके 14 ऑलरेडी पैदल ले चुके हैं। हो सकता है और कोई दूसरी कंपनी कर रहा हो अभी। ठीक है, इसलिए दूसरी कंपनी को भी हमको बुरा नहीं बोलना है, तैयार नहीं हो नहीं, रहा बढ़िया हूँ। है सर। हाँ यस। महाभारत वहाँ वहाँ महाभारत ट्रेनिंग चालू है। ट्रेनिंग ले रहा होगा सर। हाँ, ट्रेनिंग ले रहा है अभी वहां पे। ट्रेनिंग ले रहा है दूसरी कंपनी में, काम हमारे साथ करेगा। हाँ 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 हाँ। तो अभी अभी तुरंत पता लग जाए ना तो हम लोग दौड़ के पहुंच जाए, लेकिन दौड़ के नहीं पहुंचना है। आपको ढूंढते ढूंढते वो मिल जाएगा। भगवान थोड़ा सा चाहते हैं कि कुछ संघर्ष करो, कुछ तैयार हो जाओ, कुछ मेच्योर हो जाओ उन 14 लोगों को संभालने के लिए, तब तुमको देंगे। सर वो कुछ सर शिक्षे के नीचे आने वाले लोग हैं ना, हाँ हाँ तो हाँ, जो शिक्षे के नीचे आएंगे तो अभी कैसे आ जाएंगे। सही बात। सही बात है। सर एक चीज ऐड करूं। हाँ, सर सिक्स से हमें जाना पड़ेगा, डैसली जाना नहीं पड़ेगा, लोग ले जाएंगे। सही बात है। सही बात है, क्योंकि आप फाउंडेशन बना रहे हैं और फाउंडेशन बनाने में ज्यादा वक्त लगता है। मैं हमेशा सर फोरे को हमेशा शाबाशी देता हूँ, क्योंकि फोरे बनना आसान काम नहीं है। फोरे बनने तक दुनिया के सारे चैलेंज आएंगे आपके पास, सारे चैलेंज। और जो फोरे पार कर जाता है ना सर, वो फिर मेच्योर हो जाता है एनर्जी। उसको फिर कोई हिला नहीं सकता जल्दी। ठीक है। लेकिन सिक्स से जाने के बाद कुछ लोग सुस्त हो जाते हैं और फिर वो हिल जाते हैं, ये भी एक ध्यान रखना है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मंजिल मिल गई। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि काम खत्म हो गया। काम कभी खत्म नहीं होता। तो अबंडेंस मेंटेलिटी रखना है हमको कि इस दुनिया में अबंडेंस है, हर चीज प्रचुर मात्रा में, हर चीज जरूरत से ज्यादा है इस दुनिया में। आज भी हम लोगों के लिए कभी ऑक्सीजन कम पड़ा, कभी पानी कम पड़ा, सब कुछ प्रचुर मात्रा में है। ये अबंडेंस मेंटलिटी होती है जो विन विन सोचने वाले लोग होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। थिंक विन विन का कुछ और एक्सप्लेन किया है इन्होंने। द अबंडेंस मेंटलिटी इज एम्पावरिंग पीपल। ये ऐसे लोग होते हैं अबंडेंस मेंटलिटी वाले जो लोगों को एम्पावर करते हैं, मतलब हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे लिए कम नहीं हो जाएगा। कोई दूसरी टीम ज्यादा सेल निकाल लेगी तो मेरे लिए कम नहीं होने वाला है। ठीक है, ये एम्पावरिंग पीपल होते हैं, इसलिए दूसरों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। और ये 3 डोंट्स को हमेशा फॉलो करते हैं। डोंट्स जो नहीं करते हैं, ये क्या नहीं करते हैं? कभी भी कंपेयर नहीं करते, किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करते, क्योंकि हम में से हर आदमी यूनिक है। कभी कंपीट नहीं करते,
मतलब प्रतियोगिता में नहीं लगे हुए हैं। कुछ लोग लगे रहते हैं मेरे को -6 पहले जाना है, -7 पहले जाना है। अरे यार कोई फायदा नहीं है, भगवान जो चाहेंगे वही होगा, अपना कर्म करते रहो। तो कम्पीट नहीं करते हैं और कभी क्रिटिसाइज नहीं करते, आलोचना नहीं करते। ये 3 काम जो थिंक विन विन मेंटेलिटी के लोग होते हैं, वो ये 3 काम नहीं करते हैं। कंपेयर नहीं करते हैं, compete नहीं करते हैं, और किसी की आलोचना नहीं करते। लगा सर, सबसे बढ़िया चीज तो ये है सर कि वो जो मेंटलिटी है, एबेंडेंस मेंटलिटी का ही आदमी हमेशा ये, कभी भी उसको ये जल्दीबाजी नहीं होगी कि यार कि ये चीज खत्म होने वाली है। तो जब इस मेंटलिटी के साथ काम करेंगे तो हमें भी पता है कि सर हमारे पास जब ये पैसा बहुत एबेंडेंस में, तो हम पैसे को भी जमा नहीं करेंगे, खासतौर पे एनर्जिक में जब हम, तो क्या हम इतना खर्च कर पाएंगे? तो वो सारी अगर वो मेंटलिटी के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली हमें ये चीजें धीरे धीरे, जब हम रास्ता हमें धीरे धीरे ही क्लियर होता है सर, है ना। और ये एक बहुत अच्छा वो लगा। और इसके चीजें लिए जैसे मतलब हमें पैसेंस पे काम करना चाहिए। मुझे आपकी ये बातें बहुत अच्छी लगी कि सभी के लिए जो भी आदमी है तय किए गए हैं भगवान के द्वारा, मेरी और बात हमारे लिए भी सर, 14 से रखे। जी सर। अनिल सर मेरी बात मत बताइए, ये स्टीवन आर कोवी की बात है और दुनिया के सफलतम लोगों की बात है। मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ सर, जीरो भी नहीं हूँ, अभी सीख रहा हूँ। ठीक है सर, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मुझे इस बात की जानकर हमको बहुत अच्छा लगा कि सभी के लिए ईश्वर ने तय कर रखा है, और मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, मुझे भी वो रास्ता मिलेगा जिसकी मुझे कल्पना है। थैंक यू सर। आपके 14 शिक्षे अगर आप टिके रहेंगे तो आपके साथ आ जाएंगे, ठीक है। मैं हमेशा के लिए अब यही हूँ सर, लाइफ एंड डेथ मेरे लिए अब यही है सर। नहीं नहीं, आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, हम सबके लिए कह रहा हूँ, सिर्फ जी आपके सर। बारे में नहीं कह रहा हूँ। हाँ कृष्णा मैम। ओके। कि हमारे जो हम जिस मार्केटिंग में हैं, जिस बिजनेस में हैं, जिस चीज में हैं, उसका पूरा फिलॉसफी आपने बता दिया है। और सही बात है कि बताने वाले तो कुछ और हैं, लेकिन हमें तो आपके द्वारा ही पता चल रहा है सब कुछ। तो वही वाली बात है कि गुरु गोविंद दो खड़े, तो फिर आप तो हमारे लिए गुरु के समान ही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। वास्तव में हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना ही है कि अबेंडेंस है तो हमें उस पर पूरा विश्वास रखना है। दूसरी बात यह है कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो क्या करना है वो तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन क्या नहीं करना है इस पर भी बहुत अच्छे से विचार करना ही है। तो जो डोंट कंपेयर है या डोंट कम्पीट है, या आलोचना नहीं करनी है किसी का, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, इन सब बातों पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो सर मैं कोशिश कर रही हूँ पूरा पूरा फॉलो करने की सब कुछ। नहीं, थैंक यू। आप ग्रेट है, आप ग्रेट है। आप लोगों से ना हमें इंस्पिरेशन मिलता है। एक लाइन में बोलूंगा तो एक लाइन में मेरे को ये समझ में आया कि सबका साथ सबका विकास। हम्म। आपके में ये क्षमता होनी चाहिए कि मैं सबको लेके चल सकूं और सबको खा सकूं। तो फिर क्या हुआ कि टीम ग्रो करेगी। मैं अकेले अकेले जाऊंगा, अकेले खाऊंगा, नहीं हो पाएगा। और एज ए टीम हम काम करें ना तो बहुत बड़ा कर सकते हैं, मिलजुल के, है ना। बड़े काम को भी छोटा किया जा सकता है। इतना बड़ा सेमिनार, जिस सेमिनार में 10 लाख खर्चा होता है, हम 100 लोग मिल के कर लेते हैं, 200 लोग मिल के कर लेते हैं। नहीं, लेकिन अकेले कोई बिल्कुल उसका सेमिनार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। एक सर जहां ऑफिस, पर यूनिटी होती है ना सर, वहीं पे भगवान। भगवान का वास होता है। ठीक है मनोज जी। और इसमें बहुत जरूरी बात है कि एक दूसरे पर विश्वास होना भी बहुत जरूरी है कि जो मेरा लीडर है वो हमें मंजिल तक लेके जाएगा, इंजन है वो हमारा। तो हम डब्बे की तरह उसके पीछे चिपके रहेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। हाँ, इसको सबमिशन बोलते हैं सर। भगवान भी आपको जी तभी सर। मिलते हैं ना जब आप सबमिट कर देते हो। अगर भगवान में भी आप कंडीशंस रखोगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। वो तो जो स्टार्टिंग में आपने ये हैबिट्स वाली बात नहीं ली थी तब की बात थी वो नहीं, इस पे आज नहीं कुछ था। कहना चाह रहे थे, आपने हैंड रेस किया था फिर आप हट वो गए। वो उसी उस टाइम किया था जब वो आप डिस्कशन कर रहे थे ना कि अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाए कि जो सुनने के लिए तैयार नहीं है तो क्या किया जाए, तो उस टाइम की बात थी वो। अच्छा, तो क्या 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 किया जाए बताओ। मैं तो ये कह रहा था कि लोग दूसरों की बातें बता रहे थे, मैं तो कह रहा हूँ वो इंसान मैं खुद था। तो
तो जो मेरे साथ किया गया वही किया जाना चाहिए। छोड़ और देना चाहिए, 4-5 साल छोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं, छोड़ना नहीं। रिग्नेश भाई साहब ने जो बात बोली वो बिल्कुल सही बोली थी कि आप किसकी बुद्धि कब है वो पलट जाए कुछ पता नहीं चलता, और सच्चाई यही है। वो अंदर से इनकार किस लिए कर रहा है ये बात हम नहीं जानते। वो हमें लगता है कि शायद ये सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, हो सकता है वो उस बात को अंदर से पहले से छोटा मोटा उसको ज्ञान हो, कहीं से उड़ती उड़ती बातें उसने सुन ली हो, और वो हमें कि इसकी सुनूंगा पूरी बातें तो फिर ये बार बार है वो शायद मेरे को बोलेगा, तो सही बात। इसीलिए वो सुनना नहीं चाहता। मैंने इसीलिए नहीं सुनी थी क्योंकि मैंने हल्की सी ये बातें सुन ली थी। तो जब मेरे को पूरा डेमो देखने का समय आया तो मैंने कहा भी मैं सब जानता हूँ यार, मेरे को रहने दे। जो हमारे घर वाले थे वो ऐसा पानी पी लेते थे, वो भी आज भी हमारे बीच में बैठे हैं, ये वो कारण था कि मुझे इनकार करना था। मुझे इनकार करना सही। था, इसीलिए क्या है कि मेरे वो बहाने थे, और ये ज्यादातर लोगों का यही होता है जो बिल्कुल सुनने के लिए भी तैयार नहीं हो। वरना सुनते समय आप किसी से चेक थोड़ी ले रहे हैं, केवल अपनी इंफॉर्मेशन है जो शेयर कर रहे हैं, और फिर भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह होती है। अब अभी वाले टॉपिक की बात करते हैं दादा, जो अभी आपने बताया भी, इसमें सिर्फ हर इंसान की अपनी पर्सनल है कि जो अभी आपने लाइनें बताई हैं, मगर मेरे को इन सब लाइनों में से सिर्फ एक लाइन दी जाए कि इनमें से कौन सी करोगे, तो मैं सिर्फ एक ही लूंगा कि आप किसी की आलोचना ना करें, किसी की भी ना करें। वो आलोचना नहीं करना आपको लोगों के बीच में हमेशा अच्छा बना के रखेगा, चाहे वो किसी कंपनी की हो, किसी व्यक्ति विशेष की हो, किसी की भी हो। सब लोगों के साथ अगर आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे तो बाकी चीजें अपने आप हो जाएगी, वो लोग आपके साथ आएंगे। हाँ, हो सकता है वो आने में देर कर दें, मगर वो आपके साथ आएंगे। मगर आप उनके साथ हैं, वो अगर आलोचनात्मक रुख रखते हैं कि ये तो बुरा है, ये तो बुरा है, ये उस कंपनी में लगा हुआ है, वो कंपनी बुरी है, तो वहां पे सबसे बड़ा है कि हमारा गैप पैदा हो जाता है, और वो गैप भर नहीं पाता। लोग जाते हैं मगर फिर वो किसी और की तलाश करते हैं। लोक व्यवहार में कहा भी गया है, लोक व्यवहार में डेल कार्नेगी ने कहा है, भगवान ने जिसको बनाया है आप उसकी आलोचना कैसे कर सकते हो? सबको तो भगवान ने बनाया है ना। और अगर आप किसी की आलोचना कर रहे हो तो भगवान की बनाई हुई चीज की आलोचना कर रहे हो, तो वो नाराज हो जाएंगे आपसे। इनडायरेक्टली यही है ना सर, भगवान की आलोचना कर रहे हो। हाँ, कहीं ना कहीं भगवान की आलोचना कर रहे हो। इसीलिए अपनी किस्मत से दो चार पांच लोग, अपनी भी थोड़ी बहुत किस्मत है तो दो चार पांच हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन पूरी ब्रह्मांड के साथ या पूरी अपने संसार के साथ काम करना है तो हमें काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी। और हमेशा ऐसे ऐसे जो भी हमारे गुरुज हैं उनके साथ आपको अपना, चाहे आध्यात्मिक चाहे सामाजिक चाहे आपका टेक्निकल, वो ट्रेनिंग हमेशा लेनी पड़ेगी। जो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग मिलेंगे, उनको किस वे में और किस टेम्परामेंट में हम आंसर दे सके। पांचवी हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में सारे लफड़े हैं। अब ये है क्या? द हैबिट ऑफ कम्युनिकेशन। जब भी आप बात करें किसी से तो ये आदत आपको अपने अंदर लाना है। क्या? कि पहले दूसरे को समझना है। ये उम्मीद नहीं करना है कि हमको वो समझे। अगर आप दूसरे को समझने के लिए सुनेंगे, दो तरह की लिसनिंग होती है सर। एक लिसनिंग होती है कि हमको जवाब देना है, वो गलत लिसनिंग है। और एक लिसनिंग होती है कि हम आपको समझना चाहते हैं आप क्या कहना चाहते हैं। काउंसलर की तरह अगर आप सुनना समझ जाएंगे, एक डॉक्टर की तरह सुनना सीख जाएंगे, तो आप दुनिया में कम्युनिकेशन के मास्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में और क्या बताया है इन्होंने? द डीपेस्ट नीड ऑफ द ह्यूमन इज टू बी अंडरस्टूड। लोगों की सबसे गहरी जरूरत है कि कोई उनको समझे। लोगों की आत्मा की जरूरत है सर। हर आदमी चाह रहा है कोई तो सुने मेरा, कोई तो समझे मेरे को। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम जा रहे हैं समझाने, वो चाह रहा है तो मेरे को समझो। और ये रिलेशनशिप के जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो घर में हो, दोस्तों में हो, काम करने की जगह पे हो, हमारे बिजनेस में हो, रिलेशनशिप के सारे इश्यूज यहीं से शुरू होते हैं कि एक चाहता है कि वो मेरे को समझे, वो चाहता है कि ये मेरे को समझे। अगर थोड़ा सा उल्टा हो जाए तो काम बन सकता है। तो ये इन्होंने बताया है कि दुनिया के जो इफेक्टिव लोग हैं वो जब किसी से बातचीत करते हैं तो दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत गहरी बात है। ठीक है,
तो इस पे हम लोग और देखते हैं इनका क्या कहना है। बुक के हिसाब से जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है उस पे चलते हैं। ये टैगलाइन हो सकती है सर आज की इस ट्रेनिंग की, हाँ हाँ, ये वाली जाने। बिल्कुल। मतलब ये 7 नियम है ना बॉस, 7 ही नियम है, सातों एक पे एक है। मैं तो ये कहता हूँ सातों एक पे एक है, क्योंकि ज्यादा है ही नहीं। 1000 नियम तो बताया नहीं है इन्होंने, 7 ही नियम में पूरा समुंदर है। टू ट्रूली अंडरस्टैंड वी मस्ट लिसन टू मोर देन वर्ड्स। अगर आप लोगों को समझना चाहते हैं सही में, तो आपको बोलने से ज्यादा सुनना पड़ेगा। आप सुनेंगे तो ही आप लोगों को समझ सकते हैं। ज्यादा बोल के आप कभी भी नहीं समझ सकते हैं। आप ज्यादा बोलेंगे ना तो इसका उल्टा भी होता है, वो आपको समझ जाता है कि आप कितने पानी में हैं। तो इसके बारे में और बताया है इन्होंने। एम्पैथी इज लिसनिंग विद द आईज एंड द हार्ट। एम्पैथी का परिभाषा बताया है इन्होंने। कई लोग एम्पैथी वर्ड सुनते हैं ना, एम्पैथी मतलब सहानुभूति से भी आगे का वर्ड है कि आपके आपके जूते में पैर रख के सोचना, एक तरीके से आपकी लाइफ में घुस के सोचना, आपकी जगह पे अपने आप को खड़े रख के सोचना, तो एम्पैथी बोलते हैं उसको। अब एम्पैथी का मतलब इन्होंने बताया है कि आंखों से और दिल से जब आप सुनते हैं तो इसको एम्पैथी बोलते हैं। कान से सब लोग सुनते हैं, कान से सुनना सुनना नहीं है, आपको सुनना है दिल से और आंखों से। अब ये एक नई बात इन्होंने बताई है। आज तक हम लोग कान से सुनते हैं। कान से सुना हुआ चीज इधर से घुसता है, इधर निकल जाता है, और दिल वाला हाँ, दिल शरीर के अंदर रहता है। दिल से सुनना है और आंखों से सुनना है। क्या बात है, नहीं? दिल वाली चीज दिमाग में चली जाती है सर। सही बात है, वो चली ही जाएगी। तो आज से हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों को आंखों से और दिल से सुने। आंखों से किसके? अपनी आंखों से नहीं, उसकी आंखों से। यस, क्योंकि सर देखो टेक्निकल भी ऑडिटरी में 7% ही हम समझ पाते हैं, हाँ। और फिजियोलॉजी जब आंखों से उसको, जब हाव भाव, जो कई बार कोई लोग बोल नहीं पाते लेकिन उसका बॉडी स्ट्रक्चर बोल रहा है, 57% उसका फिजियोलॉजी है। तो आंखों से सुन करके दिल को फील कराइए तो आप उसकी जूते में पैर डाल करके समझ सकते हैं सर, इससे एक कि चीज कितने और होता कांटे है हैं। कि अगर आपने दिल से सुना, आंखों से मतलब सुना है, तो आप सही वर्ड्स का चयन करेंगे रिप्लाई देने के लिए। ठीक है, तो ये दुनिया के हाईली इफेक्टिव लोग ये करते हैं। हम लोग भी कोशिश करेंगे। अभी हम लोग उतने महान तो नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे। अब देखिए, एम्पैथेटिक लिसनिंग इज डीप लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग इज डीप लिसनिंग followed by statements of what we understand the other person to be expressing। और डिटेल में समझेंगे हम लोग। एम्पैथेटिक लिसनिंग इज डीप लिसनिंग, मतलब बहुत गहराई से सुनना है हमको, इसको एम्पैथेटिक लिसनिंग बोलते हैं। और उसके एक्सप्रेशन और उसके स्टेटमेंट को हमको समझना है। पंचा मैं ठीक हूँ? ये मैंने किताब से देख के लिखा है। इसको आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? करिए थोड़ा सा, आपका इंग्लिश ज्यादा अच्छा है मेरे से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा सिंपल है कि भाई हमारी जो एम्पैथेटिक लिसनिंग है इज ए डीप लिसनिंग, क्योंकि जब हम दिल से सुनते हैं या आंखों से सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग तक जाती है। जैसे अभी मनोज जी ने कहा ना कि जो कान से सुनते हैं तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकल जाता है, और कई बार दोनों कानों से सुनते हैं और मुंह से निकल जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है सर कि अगर ये एम्पैथेटिक लिसनिंग है, इट्स रियली डीप लिसनिंग, क्योंकि जब हम दिल से सुनते हैं तो दिल की गहराइयों में बात उसकी लगती है। अच्छी बातें अगर होंगी तो अच्छी लगेंगी, और बुरी बातें भी लगती हैं, ऐसी बात नहीं, बुरी बातें भी दिल को लगती हैं, चुभती है ना, दिल में चुभती है। तो वो भी होता है कि हम हार्ट सुनते हैं उसको उसी तरीके से। तो ये इसी तरीके का है कि भाई एम्पैथेटिक लिसनिंग जो है वो डीप लिसनिंग है, क्योंकि हमें प्रॉपरली उसको समझना है, केवल सुनना नहीं है। मतलब ये कहा है इन्होंने सर कि आप जब किसी को डीप लिसनिंग करते हैं ना, तो आपको क्या करना चाहिए उसके बाद कि स्टेटमेंट जो आपकी समझ आई, जो उनको समझा आपने, वो एक स्टेटमेंट के थ्रू आपको एक्सप्रेस करना है कि अच्छा, मान लीजिए आपने कहा कि मैं दिल्ली गया था, दिल्ली से जाने के समय ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आप, मैंने सुना, सुनने के बाद मुझे बोलना है कि सर मैं अगर ठीक समझा तो आप वहां गए थे, ऐसे किए थे, मतलब उसी बात पे और बात हमको करना है, एक्सप्रेस करना है मेरी अंडरस्टैंडिंग को। कि मैंने क्या समझा उस बात क्या से। समझा,
ठीक है, अगले लाइन पे नहीं जाना है कि हाँ ठीक है आगे बोलो आगे बोलो, नहीं। और अच्छे से समझने के लिए कि आपको एक स्टेटमेंट से एक्सप्रेस करना है कि आपने क्या समझा, ताकि वो तो समझ उस पाए कि आपने सही समझा। बिल्कुल, और फिर ये भी समझेगा कि भाई आप मेरे को सही मायने में ढंग से सुन भी रहे थे। हाँ ये भी हाँ बहुत बड़ी बात यहाँ है, पर नहीं, क्योंकि रिलेशन बनाने यहाँ वाली पर बात है ना सर, हमें रिलेशंस भी बनाने हैं। हाँ हाँ। यहाँ पर सर कम्युनिकेशन मॉडल लागू होता है। यदि आपको बहुत देर तक उससे कम्युनिकेट रखना है तो उसके शब्दों को रिपीटेशन करना और फील कराना, दैट इज बिल्कुल। मोर इम्पोर्टेंट। कि मैंने सही समझा या मैं गलत तो नहीं समझा, ये इसको कंफर्म करना। तो एम्पैथेटिक लिसनिंग इज ए स्किल, ये एक स्किल है। इट इज प्रैक्टिकल थ्रू रिफ्लेक्शन। आपके रिफ्लेक्शन से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट इज प्रैक्टिस थ्रू रिफ्लेक्शंस, रिफ्लेक्शन। मतलब आप ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्किल है। ऐसा नहीं कि खाली जान लिया और काम हो जाएगा। स्किल एक बार में एक दिन में नहीं सीखा जाता है। स्टेटिंग एज क्लियरली एज पॉसिबल व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग। तो मतलब आपको जी, रिफ्लेक्ट करना है और क्लियरली उनको बताना है कि हमने क्या समझा, यस। तब वो एम्पैथेटिक लिसनिंग होगा। तो आज से हम लोग कोशिश करेंगे एम्पैथेटिक लिसनिंग करने का। एक नेगेटिव करेक्टर है हिस्ट्री का, लेकिन बहुत पावरफुल करेक्टर है पर एज ए पर्सनैलिटी, वो है हिटलर। लेकिन जो भी पावरफुल करेक्टर होते हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उनके अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो उनको उस पोजीशन पे पहुंचाती हैं, भले ही उन्होंने उस ताकत का गलत इस्तेमाल किया हो। तो हिटलर एक बात कहा करता था, उसका एक स्टेटमेंट था, आई विल मेक हिम अ प्रपोजल ही कैनॉट रिफ्यूज। यानी वो जब भी कभी किसी के साथ कोई डील करता था, दुनिया के किसी भी दूसरे नेता के साथ, तो उसको गहराई से उसकी सारी बातों को समझने के बाद और परिस्थितियों को समझने के बाद वो जो भी प्रपोजल देता था, लोग उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि वो पूरी बातचीत को बेसिकली फॉर्मुलेट करके वही प्रपोजल देता था जो उसे पता था कि सामने वाला एक्सेप्ट करेगा। मैं इसको एम्पैथिक लिसनिंग समझता हूं थोड़ा सा, कि इतनी गहराई के साथ वो पूरी सिचुएशन को और सामने वाले बंदे को समझता था, तभी वो एक ऐसा स्टेटमेंट दे सकता था जो कि सामने वाला बंदा दरअसल क्या चाहता है, कितने के लिए तैयार है और कितने के लिए तैयार नहीं। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूं, दूसरा ये कि दरअसल अगर आप बहुत इमोशनली किसी के साथ में अटैच्ड हैं, जैसे परिवार के अंदर या करीबी गहरी दोस्ती में अगर कोई एक आदमी संकट में होता है या बेटा या बेटी संकट में है, तो उनके माँ बाप जो हैं, माँ, वो बिल्कुल उसी जमीन पे चीजों का कष्ट झेल रही होती है जहां उसकी बेटी झेल रही होती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उसी के ऊपर मुसीबत आ गई। ऐसे में जबकि आप अपने को उस जगह फील करें, तब आप बिल्कुल वैसे ही सोच सकते हो। मतलब दिमाग आपका काम कर रहा होगा, सिचुएशन उसकी होगी, लेकिन तब आप बिल्कुल वैसे ही सोच सकते हैं, सुन सकते हैं और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कुछ ऐसी बात कह सकते हैं। अगर आप वो अलग है और आप अलग हैं, और आप एक दूसरे पर्सन की तरह जो उससे दूर है, अगर उसकी सारी बात सुन रहे हैं, तो ना तो आप ढंग से उसको समझ सकते हैं, जो कुछ उथल पुथल उसके अंदर मची हुई है, अंदर की और बाहर की सिचुएशन से ना कोई मैचिंग कर सकते हैं, ना कोई ढंग का स्टेटमेंट दे सकते हैं, ना ढंग का कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं। मैं एम्पैथिक लिसनिंग को ऐसे ही देखता हूँ, क्योंकि दरअसल मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में रह चुका हूँ जहाँ एक इंडिविजुअली भी लोगों को डील करना पड़ता था। और जो है, मैं कई ऐसे मौके आए जबकि बहुत इमोशनली मुझे कुछ लोगों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ा, और मैंने देखा कि उनकी खुशी के साथ मैं अंदर से खुश हो रहा हूँ, उनके दुख के साथ मैं दुखी हो रहा हूँ। तो ये जीवन में कुछ, और तब बड़े अच्छे सॉल्यूशन निकले। और उसमें ये होता है कि जब मैं कोई बात कहता हूँ, उसको लगता है ये तो मेरे दिल की बात छीन ली तुमने। ऐसे कई इंसिडेंट हुए, यहां से मैं उसको समझ पा रहा हूँ। एक थोड़ा सा स्टेटमेंट अगर आगे बढ़ा दें, नेक्स्ट, एम्पैथी लिसनिंग इज ए स्किल, इट इज प्रैक्टिस थ्रू रिफ्लेक्शन
stating as clearly as possible what we are understanding। तो ये जो मैं इसको रिफ्लेक्शन कहता हूं, वही बात जो मैंने अभी कही कि जो कुछ उसके अंदर है आपके अंदर वो रिफ्लेक्ट होती है बिल्कुल वैसी, और तभी आप कोई ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं जिसपे तुरंत उसकी और हमारी सहमति बनेगी कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना। वेरी गुड। अगला स्टेटमेंट मैं देखना चाहता हूं सर। अगला कुछ नहीं था सर, यही था। उससे पहले था, ये 3 स्टेटमेंट थे टोटल इसमें। तो अच्छा, एक चीज मैं जो आईज से देखने वाला था ना, लिसनिंग थ्रू आईज एंड हार्ट, ये वाला एक नॉवेल है, रशियन नॉवेल है, उसका नाम है पुनरुत्थान। काफी मोटा नॉवेल है, 800 850 900 पेज का। मैंने बहुत पहले वो लगातार 1 हफ्ते बैठ के पढ़ा, तब तक मुझे जिंदगी कुछ भी समझ में नहीं आती थी, और ये बात 92 93 की है। लेकिन उस उपन्यास को पढ़ने के बाद मुझे बहुत फायदा हुआ, इसलिए कि उस पुनरुत्थान नॉवेल में टॉल्स्टॉय ने लिखा है, वो जितने करेक्टर थे वो करेक्टर अपने अंदर कुछ और सोच रहे होते थे और मुंह से कुछ और बोल रहे होते थे। जैसे अभी एक सर ने कहा भाई साहब ने कि मुझे मशीन खरीदनी नहीं, तो मैं बहाने बना रहा था। अब जैसे मान लीजिए किसी भी ऐसे आदमी के पास हम जाते हैं जो मना कर रहा है, डेमो देखने को भी मना कर रहा है या मशीन खरीदने को मना कर रहा है। अब मैं उसको लॉजिकली कन्विंस कर रहा हूं, तो दरअसल मैं उसके जो मुंह से उसने कहा है वही कान से सुन रहा हूं, मैं अपने हार्ट और आई से उसको नहीं सुन रहा। यानी एक्चुअली उस नॉवेल में क्या दिखाया है, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा तब शायद समझ में आएगा। एक न्यायाधीश है, वो एक मुकदमा सुन रहा है और बड़ा गंभीर मुकदमा है, किसी की जिंदगी का सवाल है, लेकिन उसको यह है कि उसको अपनी सेक्रेटरी के साथ चाय पीने जाना है और टाइम हो गया है, जो टाइम उसने अपनी सेक्रेटरी को या अपनी लवर को दे रखा है, तो उस मुकदमे को जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहता है। और इसलिए जितना कुछ वो बोल रहा होता है, टॉल्स्टॉय शो करते हैं कि बोल कुछ और, लॉजिक कुछ और दे रहा है और दिमाग में कुछ और चल रहा है। ऐसे ही उसके जितने करेक्टर हैं, टॉल्स्टॉय लगातार दिखा के चलते हैं कि आदमी को फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। वो मुंह से कुछ और बोल रहा होता है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, और ये पूरी जिंदगी में हम सब लोग करते रहते हैं। तो ऐसे में अगर आप सामने वाले की बात सुने और लगातार बिटवीन द लाइंस सोचते रहें कि 2 लाइनों के बीच में क्या लिखा है। ये बोल तो रहा है कि मशीन नहीं खरीदनी है, लेकिन क्या इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम लग रही है या इसका कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, मतलब भी उसके अंदर दिमाग में क्या चल रहा है, आपको वो रीड करना होगा। अगर आप उसको रीड नहीं करते हैं तो आप कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। फेस वैल्यू पे नहीं लेना है, तो आईज होनी चाहिए उसके फेस पे, उसके फेस एक्सप्रेशंस पे, और आप उसके साथ वो लिंक बना लें कि उसके हार्ट के साथ में जो लिंक बनाएंगे ना, हार्ट मतलब इमोशनली लिंक जो भी उससे बनाएंगे, तब ही आप ढंग से उसको सुन सकते। बहुत क्या होता है सर, हार्ट का जो कनेक्शन होता है आई से होता है। अगर आप आई लिसनिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या चल रहा है वो आप देख पाएंगे। जो दुनिया के महानतम लोगों में हुआ करता है वो है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज मतलब वही बात हो गई, टीम वर्क। एक अकेला बहुत बड़ा कुछ कर नहीं सकता है। जब बहुत सारी शक्तियां इकट्ठी होती हैं, बहुत सारे मास्टरमाइंड्स इकट्ठे होते हैं, तब आप कुछ चमत्कारिक काम कर सकते हैं। और हम इनैजिक में जो हम लोग जुड़े हुए हैं, हम सब चमत्कार करने की उम्मीद से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि एक जीवन में बहुत बड़ा काम कर लेना, उसके लिए हमें सिनर्जाइज करने की जरूरत है। इसी को सिनर्जी बोलते हैं कि एक से ज्यादा एनर्जी जब एक साथ काम करती है मिलके, तो सिनर्जी बनता है और वो बहुत पावरफुल होता है। तो हैबिट ऑफ क्रिएटिव कॉपरेशन मतलब हम आपस में, एक आदत ऐसी होती है उन लोगों की 7 हैबिट्स जो हाईली इफेक्टिव पीपल होते हैं, उनके अंदर ये आदत होती है कि वो कुछ क्रिएटिव कॉपरेशन करते हैं, मतलब कुछ अच्छा सृजन करने के लिए एक दूसरे को कॉपरेट करने की उनकी आदत होती है।
ठीक है, तो ये आदत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू द डिफरेंसेस। अगर आप चाहते हैं कि सिनर्जाइज करें, टीम वर्क के रूप में काम हो, तो सबसे पहला हमें आपस के डिफरेंसेस को वैल्यू करना पड़ेगा, मतलब महत्व देना पड़ेगा। कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई काला कोई गोरा हो सकता है, किसी की वैल्यू सिस्टम अलग हो सकती है, कि सबकी अपब्रिंगिंग अलग अलग है, सब अलग अलग स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है, सबके जाति धर्म सब अलग अलग हैं, उनके मतलब हर चीज हमारे में अलग है। तो एक दूसरे के डिफरेंसेस को हमको सम्मान देना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हाँ आप अलग है। आप अगर चाहेंगे कि पूरी दुनिया मेरी तरह सोचे, मेरी तरह का हो जाए, तब हम टीम बनाएंगे, तो ऐसा नहीं होना है। इसीलिए इन्होंने पहली बात कही है कि अगर आप सिनर्जाइज करना चाहते हैं तो आपको डिफरेंसेस को वैल्यू देना पड़ेगा। सेकंड क्या है? सिनर्जी मीन्स 1+1 = 3 और मोर। 1 और 1 11 होते हैं, हम लोगों ने सुना है। आप अकेले बहुत कमजोर होते हैं, और 1 से ज्यादा लोग मिल जाएं, 2 मिल जाएं, तो 2 दूनी 4 भी हो सकता है, 1 और 1 11 भी हो सकता है। लेकिन वो सिनर्जी बनेगी कब? जब हम एक दूसरे की असमानता को, जो डिफरेंसेस हैं, उसका सम्मान करेंगे। हर आदमी हमारे जैसा नहीं हो सकता है। थर्ड बात क्या है? सिनर्जी इज द प्रोसेस दैट रिवील्स द थर्ड अल्टरनेटिव। सिनर्जी इज द प्रोसेस दैट रिवील्स द थर्ड अल्टरनेटिव। सिनर्जी वो है जो तीसरा रास्ता आपको दिखा सकता है। जैसे किसी काम को करने का आपको एक रास्ता पता है, और अगले को भी एक रास्ता पता है। 2 लोग मिले, मान लो एक आदमी एक तरह से डेमो करता है, और दूसरा आदमी दूसरे तरह से डेमो करता है। अगर दोनों सिनर्जी में आ जाए ना, तो एक तीसरा रास्ता निकाल सकते हैं और अच्छा डेमो करने का। ये इनका कहने का मतलब है। किसी भी काम को करने का एक तीसरा रास्ता आपके सामने प्रकट हो सकता है, अगर 2 लोग सिनर्जी में आ जाए। ठीक है, इसके बाद आता है 7th हैबिट, ये चैप्टर। थोड़ा सा मैं 1-2 शेयरिंग आप लोगों से लेना चाहूंगा, फास्ट क्विक। कुछ कहना चाहेंगे? सिनर्जी सर, सिनर्जी का जो मतलब समझ में है वो सिंपल है कि भाई हम, जैसे आपने कहा ना, नया विकल्प खुलता है, क्योंकि हम सब लोग क्रिएटिव हैं। मेरी क्रिएटिविटी अलग है, जो दूसरा आदमी मेरे साथ ऐड हुआ उसकी क्रिएटिविटी अलग है, तीसरे की क्रिएटिविटी अलग है। अगर सबकी क्रिएटिविटी मिले तो हम एक नया क्रिएशन बना सकते हैं, नया विकल्प खोल सकते हैं, काम को करने का, तेजी से करने का, और सारी चीजें करने का। वो हर फील्ड में हो सकता है, किसी भी फील्ड में है। सिनर्जिस्टिक एक्शन का, जैसे हम टीम है, टीम इज ए सिनर्जी। हम सारे लोग जैसे फुटबॉल खेलते हैं, तो वहां पे भी सिनर्जेटिक एक्शन है, क्योंकि हर एक आदमी हर चीज में इफेक्टिव नहीं है। कोई लेफ्ट पांव से अच्छा खेल सकता है, कोई राइट पांव से अच्छा खेल सकता है, तो इसीलिए उसको उस पोजीशन पे खिलाया जाता है, ताकि हम सब लोग एज ए कलेक्टिवली बड़ा कुछ अचीव कर पाए। तो सिनर्जी के लिए 2 अच्छे एग्जाम्पल है। या तो एक मूवी देख लें मंगल ग्रह, या एक मूवी देख लें हमारी लगान। ये दोनों में सबसे अच्छे इसके बेनिफिट है। मुझे जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लगा ना, कि अगर हम सिनर्जाइज करना चाहते हैं तो हमें सीखना पड़ेगा दूसरों की जो डिफरेंस, आपसे अलग है आदमी, उसको सम्मान देना पड़ेगा, उसको करेक्ट नहीं करना पड़ेगा। वो उसको अलग एक्सेप्ट है। करना पड़ेगा, जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, राइट। ये तो वो सबसे संभाव में आएगा जब हम अंदर से एक ही जैसे होंगे ना। जब हमारे अंदर से हर एक को एक्सेप्ट करने की भावना आएगी, तो ही सारी चीजें होंगी। सही बात है। अगला जो लास्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, जिसको आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी इसके ऊपर, कि एक लकड़ी काटने वाला था, 2 लकड़ी काटने वाला था, एक रोज अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाता था, दूसरा नहीं लगाता था। ठीक है, ये कहानियां हम लोगों ने बहुत सुनी है, और वो कहानी इसी किताब से ली हुई कहानी है, जिसको पूरी दुनिया सुनाती है। लेकिन जब आप इस बुक को पढ़ेंगे
तो आपको थोड़ा डिटेल में पता लगेगा कि व्हाट इज शार्पन योर सॉ। शार्पन योर सॉ मतलब क्या हुआ कि रोज अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाना है। कुल्हाड़ी को धार रोज लगाना है, वरना आप पहले दिन से अच्छा दूसरे दिन काट नहीं पाएंगे, तीसरे दिन और खराब काटेंगे, चौथे दिन कट ही नहीं पाएगा पेड़ आपसे। तो किसी भी धंधे में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोफेशन में जो लोग अपने ऊपर रोज काम करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी कैपेसिटी, उनका इंटेलिजेंस, उनका स्किल डेवलप होता चला जाता है, और वो इतने शार्प हो जाते हैं कि जहां जाते हैं वो जीत के आते हैं। तो हमें भी उस जर्नी में लगे रहना है। तो इसको इन्होंने नाम दिया है द हैबिट ऑफ सेल्फ रिन्यूअल। मतलब हमको हर दिन कुछ नया बनना है, हम जैसे थे वैसे ही नहीं रहना है। और इन्होंने क्या बताया? अपडेट करना है सर। हाँ, अपडेट करना है, अपग्रेड करना है अपने आप को रोज। तो हैबिट ऑफ सेल्फ रिन्यूअल के बारे में इन्होंने जो बात बताया है कि सबसे पहला होता है फिजिकल। मतलब आप फिजिकली, आपको रोज कुछ ऐसा करना है कि आपकी हेल्थ और सुधर जाए। जैसे आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, बहुत सारे फॉर्म्स है, वॉकिंग है, रनिंग है, एरोबिक्स है, व्हाटएवर आपको जो सूट करता हो, डांसिंग का फॉर्म है, स्विमिंग फॉर्म है, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी हमको करना है ताकि हम कल से बेहतर आज बन सके। दूसरा जो है वो है मेंटल। कुछ ना कुछ पॉजिटिव, या तो हमको किताब पढ़ना है, या वीडियो सुनना है, या अच्छे लोगों की संगत में रहना है जो हमेशा पॉजिटिव बातचीत करते हैं। अच्छे एनवायरनमेंट में अपने आप को हमको रखना पड़ेगा ताकि हम मेंटली हमेशा कल से ज्यादा आज बेहतर हो सके। ठीक है। और थर्ड है सोशल एंड इमोशनल। मतलब सामाजिक तौर पे भी और भावनात्मक तौर पे भी हमको कल से बेहतर बनने का प्रयास रोज करना है। यही करते हैं दुनिया के जो सफलतम लोग हैं, जो अति प्रभावशाली लोग हैं, वो यही करते हैं कि रोज अपने सोशल और इमोशनल बीइंग पे भी रोज कुछ ना कुछ काम करते हैं। और चौथा होता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी से आपको कनेक्ट रहना है, कुछ नहीं तो कम से कम प्रेयर करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन कर पाए तो और अच्छी बात है। यानी ये चारों लेवल पे अगर आप अपनी धार लगाते रहेंगे, ये चारों लेवल पे, तब आप दुनिया के सफलतम लोगों में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि पीछे के जो 6 नियम हैं, वो 6 नियम तभी काम करेंगे जब आप ये 4 लेवल पे, ये आपकी जो कुल्हाड़ी है उसको धार लगाते रहेंगे। ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन है जो मैंने। क्या मैं ये कह सकता हूँ सर यहाँ पर हाँ, कि हेल्थ अच्छा कर लें, हाँ, हेल्थ अच्छा कर लें, मेंटल अच्छा कर लें, सोशल इमोशनल अच्छा कर लें, भगवान से अटैच हो जाए तो पैसा बाई डिफॉल्ट। बिल्कुल। पैसा देखो बाई प्रोडक्ट है वैसे भी, और पैसा नहीं, खुशी यस, मिलेगी आपको। पैसा कम ज्यादा मिल यस। सकता है, आप खुश रहेंगे। जो अंतिम लक्ष्य और है खुश ना, रहेंगे तो पैसा आएगा, खुश रहेंगे तो पैसा आएगा। भाई साहब आप खुश हो गए ना बिना पैसों के भी, तो भी ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ, आज की जो मेरी समझ है वो ये कहती है कि पैसों से ही खुशियां मिल सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मिलती नहीं है खैर पैसों से खुशी। कहाँ है पैसों में खुशी? नहीं है। खुशी में पैसा है। ठीक है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पैसा है और बहुत दुखी हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा लास्ट में एक स्लाइड और है। अमेजिंग थिंग्स हैपन व्हेन यू एंजॉय द प्रोसेस। वही बात मैं कह रहा हूँ प्रेमपाल जी, जो आपने उठाया कि दुनिया में ना आश्चर्यजनक चीजें तभी होती हैं जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। अगर आप अपना हर दिन अच्छा बनाएंगे तो ऑटोमेटिक उस प्रोसेस से आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और बड़े रिजल्ट्स आएंगे। मेजर अकम्पलिशमेंट आर यूजुअली लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। जो बड़ी उपलब्धियां होती है ना, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होती है। एक दिन में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं पाई जा सकती, एक दिन में कोई किताब नहीं लिखा जा सकता है, एक दिन में 6 पैक ऐप नहीं बनाया जा सकता है, एक दिन में आपका बच्चा बड़ा नहीं हो सकता है। वो एक प्रोसेस होता है। ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, तो आपको पेशेंस के साथ लगे रहना है।
Milestones are fun, but enjoying the journey matters even more. ये जो 6A बनना, 6A2-3 बनना, ये माइलस्टोन्स जो है ना, ये आपको थोड़ी बहुत खुशी तो देगा, बट असली जो बात मायने रखती है वो ये है कि हम इस जर्नी को एंजॉय करें। ठीक है, ये दुनिया के महानतम आदमी की किताब में से लास्ट मैंने कुछ बातें ली हैं। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। हम एज अ टीम ही सपनों को साकार कर सकते हैं। कोलैबोरेशन विद द राइट पीपल कैन हैव एन एक्सपोनेंशियल इम्पैक्ट ऑन द आउटकम्स। अच्छे लोगों के साथ अगर आप कोलैबोरेट करना सीख जाएंगे, अच्छे लोगों के साथ, तो चमत्कारिक अद्भुत रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो अच्छे लोगों के साथ कोलैबोरेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।